गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लास 12th के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज हम क्लास 12th की सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखी थी और लास्ट टाइम जो हमने सॉलिड स्टेट के बारे में फर्स्ट पार्ट डिलीवर किया था उसमें सॉलिड के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट शामिल था और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। उसी प्रोसीजर को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे स्पेस लैटिस, या इसको कहें लैटिस, या इसको कहें हम क्रिस्टल लैटिस। बेटा मैंने इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताया था यदि आपकी इमेजिनेशन पावर और विजुअलाइज करने की पावर अच्छी है तो ये यूनिट पूरी केमिस्ट्री के अंदर 12th में बिल्कुल आसान है और आप इसको ईजिली समझ भी जाओगे। तो चलिए गाइड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बेटा व्हाट इज स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस कहें या लैटिस कहें क्रिस्टल लैटिस क्या, तो बेटा वो लैटिस होते हैं, लैटिस हम उनको कहेंगे जिनमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। यदि इन प्रकार के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या इनमें से कोई भी एक अगर उनको हम एक रेगुलर अरेंजमेंट में दिखा दें और रेगुलर अरेंजमेंट करने के बाद यदि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बन जाती है जिसको हम कहते हैं जिस भी साइड से देखो आपको सेम दिखाई दे, उसको कहते हैं हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और उन सभी पार्टिकल्स को जो हमने एक रेगुलर वे में अरेंजमेंट किया उसको बोलते हैं लैटिस। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्या बताया मैंने, दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा। इसके अंदर हम लेके चलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट करना और रेगुलर अरेंजमेंट करने के बाद आप देखोगे कि उन पॉइंटों से एक ज्योमेट्री बन जाती है जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। अब सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या? बेटा एक ऐसी ज्योमेट्री आप किसी भी साइड से विजुअलाइज करो वो आपको सेम ही दिखाई देगी और इसमें जितने भी पॉइंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट। चलो मेरे साथ साथ आप इसको बनाने की कोशिश करना, मैं साथ के साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। देखो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, पार्टिकल का अरेंजमेंट करना है। इस प्रकार से पार्टिकल का अरेंजमेंट करोगे, देखो जिस प्रकार से मैंने पार्टिकल का अरेंजमेंट किया, क्लियर। अब इसमें क्या करना है, इन पार्टिकल के जो बीच में स्पेस है उनके बीच में एक अलग रो ड्रा करनी है। देखो बेटा होगी। इसी प्रकार से फर्स्ट रो का जो फर्स्ट पॉइंट है उसके नीचे ही थर्ड रो का फर्स्ट पॉइंट लिखते। अब सेकंड रो की तरह जिस प्रकार इन दोनों रो के बीच में हमने पार्टिकल करे उसी प्रकार यहाँ पर भी कर दो। सेकंड रो सिमिलर टू फोर्थ रो, फर्स्ट रो सिमिलर टू थर्ड।
अब आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, सर हमने पहली रो के पार्टिकल का जिस प्रकार अरेंजमेंट किया था उसी प्रकार हमने सेकंड रो के पार्टिकल का अरेंजमेंट क्यों नहीं किया। क्लियर? तो बेटा मैं इसको डिस्कस करूँ। फॉर एग्जांपल आपके घर में या आपके आस पड़ोस में किसी की शादी, क्लियर? अब उस शादी के अंदर बहुत सी ज़्यादा पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ भी बनती हैं, और मैं कहूँ कि आपको वहाँ से फॉर एग्जांपल रसगुल्ले उठाने, और आपको क्या करना है बेटा, उसको एक बर्तन के अंदर या मैं कहूँ एक थाली लेकर के उसके अंदर आपको अरेंजमेंट करना। तो आप बेटा पहली रो किस प्रकार जचाओगे, पहली रो को उस बर्तन के अंदर जचाओ। क्लियर? अब मुझे बताओ, जब उसके ऊपर सेकंड रो रखोगे तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो रसगुल्ले के ऊपर रसगुल्ले, पहला केस, या दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर दो रसगुल्ले पास पास है पहली रो के अंदर तो उनके बीच में जो थोड़ा बहुत स्पेस है नेग्लिजिबल, उनके बीच में रखोगे। सर कहोगे दोनों ही केस हैं जचा ली, बट बेटा देखो जब एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जब उसकी हाई लेवल पे पहुंच जाओ तो किस लेयर के जल्दी स्लिप होने के चांसेस हैं, तो जिसमें पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल था या पार्टिकल के बीच में पार्टिकल, तो आप देखोगे जिसमें पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल, उस लेयर के स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू जिसमें दो पार्टिकल के बीच में गैप है, वहाँ पे जो अरेंजमेंट है। उसी प्रकार मैंने इसको अरेंजमेंट। अब क्या करते हैं, मैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपस में मिला देता, मिला दिया बेटा। इसी प्रकार आपको मेरे साथ साथ करना है, इसी प्रकार आप इनको भी मिला दीजिए। हो गया? अब इसको आप इन दोनों को मिला दीजिए, आप इन दोनों को मिला दीजिए, आप इनको मिला दीजिए। हो गया? तो इसी प्रकार बेटा और आगे बढ़ाते जाइए। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, आप इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, आप इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। उसी प्रकार आप इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, इस प्रकार इन दोनों पॉइंट, फिर इस पॉइंट को मिला दीजिए, फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को मिला दीजिए, फिर आप इस पॉइंट को मिला दीजिए। इसी प्रकार आप प्रोसीजर को बढ़ाते जाइए, ज्वाइन करते जाइए, इस प्रकार से ज्वाइन करते जाइए। तो आप क्या देखोगे कि आपके पास एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनती ही जा रही है, बनती जा रही है बेटा। इस प्रकार से देखो ये आपकी ज्योमेट्री बन गई 3 डायमेंशन। आप इसको चाहे नीचे से देखो या ऊपर से, आपको वो सेम ही दिखाई देगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें हमने जो पार्टिकल का अरेंजमेंट किया था वो पहले एक रेगुलर वे में किया था। फर्स्ट रो सिमिलर रखी थर्ड रो के, और सेकंड रो मैंने सिमिलर रखी फोर्थ रो की, और इस प्रकार से मैंने पार्टिकल का अरेंजमेंट कर दिया। तो देखो इसके अंदर इस प्रकार से हमारी ये 3 डायमेंशनल बन गई। इसके जो सभी रेग पॉइंट्स हैं, लेट पॉइंट, जो मैंने ब्लू मार्कर से दिखा रखे, ब्लू डॉट से दिखा रखे, इनको बोलते हैं बेटा लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? लैटिस पॉइंट। और यदि हम इस लैटिस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बन जाती है। इस पूरी को, जैसे मैंने इसको ग्रीन सर्कल के अंदर दिखाया, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। तो इसके अंदर देखो 3 डायमेंशन के अंदर, इस पिक के अंदर आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट, दैट इज फोर्थ। है कि नहीं? अब बताइए इस पूरी 3 डायमेंशन का मैंने दिखा रहा कि दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये है इस पूरी डायमेंशन के 4 पार्ट,
तो इसमें प्रत्येक पार्ट को क्या बोलेंगे? तो बेटा अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दैट इज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल किसको कहते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, यदि आपकी इमेजिनेशन पावर और विजुअलाइज करने की पावर अच्छी है तो आप इसको अच्छे से समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल आप एक नए मकान का निर्माण करना चाहते हो, रूम, एक नया कमरा बनाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एक एनी रूम कोई भी ले सकते हो। अब मुझे ये बताइए, आप उस रूम की फॉर्मेशन किस प्रकार से करें? तो जो आपका जिसको बोलते हैं मिस्त्री, वो क्या करेगा? पहले सभी वो जिसको ब्रिक्स बोलते हैं, ईंट, वो रेगुलर वे में अरेंजमेंट करें, ठीक है। और उन ईंट्स को रेगुलर वे में अरेंजमेंट करने के बाद आपका एक कमरा तैयार हो जाता है कि नहीं? तो इस पूरे कमरे को तो बोलेंगे बेटा क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टल। और आपका पूरे कमरे का जो निर्माण है वो किससे हुआ बेटा? ब्रिक्स से, ईंट से ना। तो उस कमरे की छोटी से छोटी यूनिट क्या हुई आपकी? दैट इज ब्रिक्स। तो पूरा क्रिस्टल लैटिस, या मैं कहूँ उस पूरे रूम की वो जो छोटे से छोटा पार्ट है, उसको कहेंगे हम यूनिट सेल। क्या कहेंगे बेटा? यूनिट सेल। क्लियर? तो वही बात यहाँ पर बेटा, यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल की फॉर्मेशन हो जाती थी, हम उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। और आपने एक रूम की बात की थी, तो उसमें जो ब्रिक्स थी वो बार बार रिपीट हो रही थी डायरेक्शन में, पहले स्ट्रेट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इसी प्रकार तो करता है यह मिस्त्री, इस प्रकार करता है। पहले एक दीवार को खड़ी करेगा, फिर उसके बाद दूसरी का निर्माण करेगा, वो चारों लेंथ इक्वली लेकर चलता है, तो डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपको क्या करता हूँ? कंप्लीट प्रैक्टिस आर कार्ड। 3 डायमेंशनल के छोटे से छोटे पोर्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिट्स। अब देखिए, जो मैंने डायग्राम बनवाया था आपको साथ के साथ, इसका सबसे छोटा पार्ट, वहाँ पर मैं ब्रिक्स की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखो इसका छोटा से छोटा पार्ट, ये क्यूब है ना, ये सेकंड क्यूब, ये थर्ड क्यूब, और ये फोर्थ क्यूब। तो इसका जो छोटा से छोटा पार्ट वो क्यूब है। इस क्यूब को कहेंगे, इस एक पार्ट को, दैट इज यूनिट्स। तो गाइज आपको क्रिस्टल लैटिस, 3 डायमेंशनल, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल, आपको ये चारों डेफिनेशंस या चारों पॉइंट्स मैं कहूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। तो इसी प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हुए बेटा बात करते हैं सिग्निफिकेंस। और आपका क्या था, जब हमने पार्टिकल्स को एक इस प्रकार से अरेंजमेंट किया था, तो इन पॉइंट्स को मैंने क्या कहा था? लैटिस पॉइंट। तो कहता है इसकी सिग्निफिकेंस बताओ, मतलब इसके ये किसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन। तो बताओ, ये जो लैटिस पॉइंट है ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है एक, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आपका आयंस भी हो सकता है। तो ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल। और ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल और आयंस। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि लैटिस पॉइंट जनरली वे में कहें तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिनोट करता है। वो आपकी इच्छा, वो एटम भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल और आयंस। क्लियर? अब देखते हैं कि यूनिट सेल के अंदर वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसका हम यूज करेंगे। तो गाइज हम बात करते हैं हम पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा आप इस प्रकार से एक क्यूब की फॉर्मेशन करोगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। आपने यूनिट सेल क्या कहा था? पूरा 3 डायमेंशनल या क्रिस्टल लैटिस, उस छोटे से छोटे पार्ट को
या पूरे कमरे के छोटा पार्ट, एक ईंट को क्या कहा था, एक ब्रिक्स को क्या कहा था हमने, यूनिट्स। तो मैंने जो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था वो इस प्रकार से था, देखना बेटा। इस प्रकार से था। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये इस प्रकार से भी कर सकते हो आप। तो इसको पैरामीटर चेक करते हैं। तो बेटा मैथ के अंदर एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस और एक, तो बेटा मैं एक एक्सिस तो ये ले लिया, ये आपका सेंटर है, तो इसका नाम दे दिया मैंने सी पॉइंट। एक मैंने ये ले लिया, ये क्या हो गया आपका ए एक्सिस, ये क्या हो गया आपका बी पॉइंट। एक्स वाई जेड ले ली मैंने तीन। अब मैंने क्या करना है, जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ अलोंग ओ बी, ये इस डायरेक्शन को नाम दिया मैंने बी स्मॉल, और जो डायरेक्शन में ओ ए दिखा रहा हूँ इसको मैंने नाम दिया सी, और जो डायरेक्शन में ओ सी के अलाउंग दिखा रहा हूँ इसको मैंने नाम दिया ए। अब मैं एंगल दिखा रहा हूँ, एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, ये एंगल हो गया। एंगल बिटवीन, इसको नाम दे दिया मैंने एल्फा। एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ सी, इसको मैंने क्या नाम दे दिया गामा, और बिटवीन ओ ए एंड ओ सी को मैंने क्या दे दिया पैरामीटर। तो आप देख रहे हो इस यूनिट सेल के मैंने 6 पैरामीटर यूज करे, कौन कौन से, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। तो जो ए बी सी था जो स्मॉल लेटर्स के अंदर, वो आपको डायरेक्शंस के बारे में बता रहा, और जो अल्फा बीटा गामा है वो दो एजेस के बीच का एंगल बता रहा। क्लियर। तो यहाँ पे ओवरऑल 6 पैरामीटर यूज़ किए हैं, 3 लेंथ के और 3 एंगल। तो चलो इसको हम लिख भी लेते हैं। तो क्या होगा, इट्स डायमेंशनल अलोंग 3 एजेस, ए बी, बी किसके अलोंग था ओ बी, ए अलोंग ओ सी, सी अलोंग ओ ए। सेकेंड क्या था, ये जो एजेस हैं ओ ए ओ बी ओ सी, इसको देखो बेटा मैंने एक रेड सर्कल के अंदर क्लोज, इसका मतलब मे और मे नोट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं एक दूसरे के और नहीं भी हो सकती। उन एजेस के बीच का एंगल, एल्फा एंगल किसके बीच में दिखाया था मैंने, बी और सी, बी एजेस और सी एजेस। बीटा मैंने किसके बीच में दिखाया था, ए एजेस और सी, और गामा किसके बीच में दिखाया था, ए लेंथ और बी लेंथ। तो ये पैरामीटर थे। तो इसको आगे हम पढ़ लेते हैं कि ओवरऑल जो यूनिट सेल है वो हमारा करेक्टराइज्ड हो रहा था बेटा 6 पैरामीटर से। कितने पैरामीटर से, 6, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से बेटा जो आज हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था क्रिस्टलिटीज, आज हम इसकी कंप्लीट स्टडी करने वाले। तो हमने पहले पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उससे बनाई हमें 3 डायमेंशनल पढ़ते हमने कहा क्रिस्टलिटीज़, उस क्रिस्टलिटीज़ की छोटी से छोटी यूनिट होगा यूनिट सेल। यूनिट सेल किससे बनता है, लेंथ और एंगल से। फिर लेंथ के नोटेशन देखे, फिर एंगल के नोटेशन देखे। इसी प्रोसीजर में हम आगे बढ़ते हुए अब जा पहुँचे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा जो यूनिट सेल होता है वो आपके 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल यूनिट सेल, और इसको शॉर्ट में कट में कहें एस फॉर सिंपल, और यूनिट सेल के लिए हम दूसरा वर्ड भी कह सकते हैं क्यूबिक सेल। क्या कह सकते हैं बेटा, तो सिंपल यूनिट सेल कहें या सिंपल क्यूबिक सेल कहें, तो उसके नोटेशन के एस फॉर सिंपल, सी फॉर क्यूबिक, सी फॉर सेल। तो आपको एग्जाम में जो पूछेगा वो मोस्टली इस नाम से भी पूछ सकते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल एक नाम, दूसरा सिंपल क्यूबिक सेल दूसरा नाम, और तीसरा नोटेशन कैपिटल एस कैपिटल सी कैपिटल, और चौथा भी है, इसको हम कहते हैं परमिटिव यूनिट सेल। तो गाइज आपको पहली जो टाइप थी उसके चारों नाम अच्छी तरह समझ में आ गए। एक बार फिर मेमोराइज करवा देता हूँ। सिंपल यूनिट सेल,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC परमिटिव यूनिट सेल। क्लियर। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। क्या है वो? सेकंड टाइप का जो नाम है बेटा, उसको कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहते हैं बेटा? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या कह सकते हैं बेटा? सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और जो बेटा तीसरा नाम है उसको हम कहते हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल। क्या कहते हैं बेटा? नॉन परमिटिव यूनिट सेल। तो बेटा आपने देखा कि यूनिट सेल की वैसे जर्नली 2 ही टाइप्स होती हैं, बट हम उसको फर्दर डिवाइड करके हम उसकी कितने टाइप बता सकते हैं? 4। एक तो आपकी सिंपल होगी, और जो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल है वो फिर फर्दर सब डिवाइडेड हो जाता है 3 वेज में। देखते हैं वो 3 वेज कौन कौन से हैं। तो बेटा हमने बताया कि सेंटर्ड यूनिट सेल वो फर्दर सब डिवाइडेड हो जाता है। तो पहला क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो B फॉर बॉडी, C फॉर सेंटर्ड, C फॉर सेल। तो यहाँ पर हमने यूनिट का लिए कोई नोटेशन यूज नहीं करे, आप यूनिट को छोड़ दे सकते। तो BCC कहें या BCC की फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताओगे? बॉडी सेंटर्ड सेल। ठीक है। दूसरी होती है फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसका हम नोटेशन पढ़ेंगे FCC। और थर्ड जो टाइप होती है बेटा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC। तो हमने सिर्फ यहाँ तक यही पढ़ा है कि यूनिट सेल की कितनी टाइप होती हैं। आप कहोगे सर 2 टाइप, सिंपल यूनिट सेल या कहीं परमिटिव यूनिट सेल, जिसको शॉर्टकट में SCC भी कहते थे। फिर कहोगे सर नॉन परमिटिव यूनिट सेल। फिर कहोगे सर नॉन परमिटिव यूनिट सेल को आपने 3 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया है। हम कहेंगे बेटा ज़रूर किया है। कौन कौन सी? BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और ECC एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए बेटा किसी बुक में यूनिट सेल की 2 टाइप दिखा रही है, किसी में 4। वैसे जर्नली 2 होती हैं, फर्दर डिवाइड कर करके हम उसको 3 पार्ट बना दें तो टोटल 4, 1 2 3 और 4। क्लियर है। तो आज हम इसी में कड़ी में आगे चलते हुए 1 बाय 1 सभी को एक्सप्लेन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम सिंपल यूनिट सेल। तो बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल पर्टिकुलर याद रखना। चाहे वो एक बुक ले लेना, चाहे वो एक रूम ले लेना या एनी कोई। तो मैं बेटा यहाँ पर पूरे टॉपिक्स के अंदर एक रूम की बात करूँ। आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हो ना, तो आप अच्छी तरह समझ भी जाओगे मेरी भाषा। देखिए आप एक रूम के अंदर बैठे हो, क्लियर। अब उस रूम को आप क्लोज कर दीजिए। अगर आपको गर्मी लग रही है कोई बात नहीं बेटा, फैन को स्टार्ट कर दीजिए। और किसी को अगर सर्दी लग रही हो तो फैन को बंद कर दीजिए। आई हो आप समझ में आ गए होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मान लीजिए आप एक रूम के अंदर बैठे हो और वो रूम आपका क्लोज। अब उस रूम के अंदर उस रूम के सारे कॉर्नर काउंट कीजिए। क्या काउंट करना है बेटा? कॉर्नर। तो आप देखोगे उस रूम के अंदर 4 कॉर्नर तो नीचे हैं कि नहीं, और 4 कॉर्नर कहाँ पर है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। तो यहाँ से मैं सीधी डेफिनेशन बनकर आ गई है कि परमिटिव यूनिट सेल कहे या सिंपल क्यूबिक सेल कहे या SCC, वो सेल होते हैं जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। जिसमें पार्टिकल ओनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? कॉर्नर पे। और आप समझ गए हैं कि कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं बेटा? 8। तो यही मेरी डेफिनेशन। परमिटिव यूनिट सेल आर दोज सेल
इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल और आयंस में। कहाँ पे प्रेजेंट, आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं बेटा, 8। कितने होते हैं, क्या कहे, 8। वो एक ही बात, जिसको हिंदी में आ रहा हो वो हिंदी में, जो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब चलिए मैं इस एक डायग्राम की बात कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये आपका एक रूम बना दिया, ठीक है। इस रूम के अंदर देखिए मैंने 8 कॉर्नर दिखा रखे हैं कि नहीं, 8 सर्कल से दिखा रखे हैं। पहले जो मैंने कॉर्नर वो रेड, छोटा सा एक रेड डॉट दिखा रखे हैं, देखो ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉर्नर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8। रूम में भी आपने चेक कर लिया। तो सिर्फ ये कहें कि एससीसी में पार्टिकल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो, तो आप कहोगे सर एससीसी में तो पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट हो। हम एक आप कमरे को देखिए और कमरे के 8 कॉर्नर को आप चेक कर। अब क्या करना है, आपने प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर एक बॉल फिट करना, एक बॉल रखना। तो आप देखोगे उस बॉल का कितना पार्ट प्रत्येक कॉर्नर पे उस रूम से टच कर रहा है। सारा तो नहीं करेगा, देखो बॉल क्या होती है, सफ़ियर टाइप, उसका वही हिस्सा तो टच करेगा रूम को, या रूम के फर्श को कहे, या रूम की छत को कहे, या रूफ कहे, कुछ भी, तो उसका वही पार्ट टच करेगा जहाँ पर आपको जितना आपको सरफेस कवर किया, नीचे कितना कवर किया। तो आप देखोगे पूरा सफ़ियर, क्योंकि एटम की शेप भी तो कैसी होती है, सफ़ियर। तो मैंने यहाँ पर सफ़ियर दिखा, ठीक है बेटा, ये जो मैंने दिखा। अब इसका कुछ हिस्सा है जो हमारी या तो जो रूम छत वाले कॉर्नर है, रूफ वाले, उसको टच करें। सारी बॉल तो टच नहीं कर रही, सफ़ियर टाइप में जितना एरिया कवर हो उतना ही। तो हमने देखा कि प्रत्येक सफ़ियर कुछ न कुछ पार्ट टच कर रहे हैं। वो देखो जो मैं पार्ट टच कर रही हूँ, मैंने रेड रीजन से दिखा रखे सभी, ये भी रेड रीजन, ये भी सभी का रेड रीजन दिखा रखे इस प्रकार से। तो थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि प्रत्येक सफ़ियर है वो अपना 1/8 पार्ट उस रूम के कॉर्नर को टच करता है। यदि हम बॉल फिट करें, बॉल इसलिए फिट करें क्योंकि एटम की सिर्फ सफ़ियर होती है, तो वहाँ पे मैंने एटम कंसिडर कर बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एटम भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल। और तो 1/8 पार्ट प्रत्येक एटम का उस कॉर्नर पे टचिंग है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, पूरी एससीसी यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम, ये तो मैंने कॉर्नर पे बात की थी स्पेशली, कॉर्नर पे 8 एटम हो सकते, बट पूरी यूनिट सेल के अंदर जब आपने बॉल फिट कर दी कॉर्नर पे, तो सारी बॉल का कितना कितना पार्ट मिल करके एटम्स बना। तो आपने कहा सर प्रत्येक जो पार्ट है वो एटम का 1/8 पार्ट कर रहा है, और टोटल एटम, टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, और एक कॉर्नर पे एक एटम रख रहे हो आप, तो 8 हो गए। तो 8 एटम हो गए, प्रत्येक का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट, 1/8। तो एससीसी पूरे यूनिट सेल की बात करें, रखे तो 8 थे, पर टचिंग पॉइंट कितना, कंट्रीब्यूशन पार्ट, कंट्रीब्यूशन प्रत्येक का था 1/8, टोटल थे 8, तो कितना हो गया टोटल मिला 1। तो आपको याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, या फिर मैं कहूँ सीबीएसई बोर्ड हो, एनी बोर्ड, तो वहाँ पर एससीसी के अंदर आपको बताना एक एटम, कितना एटम होगा बेटा, कहोगे सर 8 बता, बेटा 8 तो कॉर्नर पे रखे, तो उनका टचिंग पॉइंट कितना होगा, सभी का 1/8 था प्रत्येक का, तो सभी का मिला कितना होगा, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, ये सभी को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो एससीसी कहें या सिंपल यूनिट सेल कहें या परमिट यूनिट सेल कहें, उसमें कितने एटम,
1 और कॉर्नर पे जितने भी एटम होते हैं उसका कंट्रीब्यूटेड पार्ट कितना था, कंट्रीब्यूशन पोर्शन 1/2। तो बेटा मैं कुछ गोल्डन की पॉइंट्स लेकर आ रहा हूँ जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो गोल्डन की पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था इमेजिनेशन और विजुअलाइज पावर अच्छी है तो बेटा ये यूनिट बिल्कुल आसान। तो मैंने आपको कहा था आप एक जहाँ पर भी स्टडी कर रहे हो वो एक रूम के अंदर कर रहे हैं ना, ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। तो आप देखो एक रूम के अंदर बैठे, तो पहले मुझे ये बताइए रूम के अंदर टोटल कॉर्नर काउंट कीजिए, करो एक बार काउंट बेटा। कुछ एक बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे। तो देखो यदि आप नीचे बैठे तो नीचे के 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर ऑन सरफेस और 4 कॉर्नर और रूफ की तरफ भी, तो टोटल कितने कॉर्नर, 8। जैसा कि मैंने अभी अभी डायग्राम में रेड मार्कर से इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से बनाया था इस। अब उस रूम के अंदर फेस काउंट करो। आप देखोगे मान लिया मैंने रूम में कहीं पर भी खड़े, आप अपनी लेफ़्ट साइड देखिए रूम का एक फेस दिखाई देगा। अब राइट साइड में देखिए आपको रूम का सेकंड फेस वो दिखाई देगा। अब आप अपनी फ्रंट साइड में देखिए आपको उस रूम का थर्ड फेस भी अवेलेबल होगा। अब आप क्या कीजिए बैक साइड में देखिए आपको एक फेस और दिखाई देगा। टोटल कितने फेस होंगे, 4। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर भी खड़े हो वो भी तो इस रूम का क्या है, फेस। टोटल कितने होंगे, 5। अब आपने ऊपर की तरफ देखिए, आसमान की तरफ, तो आप देखोगे आसमान दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि आपकी छत आ गई। तो आपका कितने फेस हो गए बेटा, टोटल 6 फेस। कितने हो गए, 6 फेस, जिसको मैंने डायग्राम में बेटा नंबरिंग से दिखा रखे हैं। देखो फर्स्ट कौन सा, ऊपर की तरफ वाला जो यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, फर्स्ट ये आपको दिखा रहा है रूफ की तरफ, छत की तरफ। और इसी 1 के साथ में थोड़ा नीचे देखो 5 भी दिखा रहे हैं। ये 5 मैंने नीचे वाला दिखा रखे है, नीचे वाला, क्योंकि इस डायग्राम में आप तो नहीं देख पा रहे होगे बट आप एक कमरे को लेकर के इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते। तो ये मतलब 1 और 5 दोनों एक ही फेस है, 1 ऊपर वाला 5 नीचे। 2 क्या है, आपके फ्रंट वाला। 6 क्या है, आपके बैक साइड वाला। 4th क्या है, आपके राइट साइड वाला। 3rd क्या है, आपकी लेफ्ट साइड। तो कितने फेस हो गए, 6। क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं एज कितनी होती है। अब आपको क्या करना है, एज काउंट कर। तो रूम की एज काउंट करती है। आप देखिए पहले एक कॉर्नर से मिलिए, दूसरे कॉर्नर पे जाइए, नीचे की सारी एज काउंट करो। आप देखोगे नीचे की जितनी भी एज है जो नीचे वाले सरफेस को टच कर रही है वो आपको 4 एज दिखाई देंगी। फर्स्ट, सेकंड, देखो फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और 4 एज हो गई। अब देखिए रूम में देखिए 4 एज आपको इसी प्रकार ऊपर की तरफ भी मिल रही है। 4, 5, 6, 7, 8 हो गई। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले प्रत्येक कॉर्नर को नीचे वाले से भी टच हो रहा है। देखो ऊपर का एक कॉर्नर उसके जस्ट नीचे वाले से भी टच हो। 8, 9, 10, 11, 12 हो गई। तो आपको देख रही हो कि कितनी एज हो गई, टोटल 12। अब बॉडी, एक पूरा जो कमरा है ना, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो बॉडी नहीं जो आपकी शरीर वाली, वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक रूम मैंने एक बॉडी माना। अब उसमें बॉडी के डायगोनल देखो। बॉडी के डायगोनल का मतलब जो भी डायगोनल बनाओ
वो आपके बॉडी के सेंटर में से जाना चाहिए। बॉडी डायगोनल होगा बॉडी के सेंटर में से। देखिए, चलो मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, मेरे साथ साथ देखते रहना बेटा और बनाने की भी कोशिश करना। ये ऊपर वाला कॉर्नर ये इसके, तो ये देखो, ये आपका बॉडी सेंटर है ना, तो ये इसमें से एक बॉडी सेंटर, यहाँ पर आपका मैंने बॉडी सेंटर है वो मान ली। सेकेंड, हो गया बेटा। थर्ड, और ये जो है इस प्रकार से फोर्थ। तो आप वैसे अगर इजीली इसमें नहीं अंडरस्टैंड कर रहे तो एक रूम का एग्जाम्पल लो और उसमें आप आसानी से समझ जाओ। तो बॉडी के डायगोनल देखोगे, बॉडी के सेंटर में से होते एक कॉर्नर के ऊपर वाले को उसके जस्ट सामने वाले के नीचे वाले पॉइंट से, उसी प्रकार जिसका ऊपर वाला पॉइंट दूसरे अपोजिट वाले के नीचे से मिला था, उसी का नीचे वाला अपोजिट वाले के ऊपर से, दो तो ये बन गए, दो इसी प्रकार। तो यहाँ पर देख रहे हो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कैसे बनेंगे, 4। अब फेस कितने काउंट किए थे अपने रूम के अंदर, 6। अब देखो फिर एक फेस के ऊपर कितने डायगोनल बन सकते हैं। फेस का एक कॉर्नर पकड़ो, नीचे वाले से मिलाओ, फेस का दूसरा कॉर्नर लाओ, दूसरा, तो एक फेस पे कितने डायगोनल। फॉर एग्जांपल ये रूम था, उसका मैंने एक फेस ले लिया, ये देखिए बेटा, ये तो देखिए ये एक फेस है ना, तो एक डायगोनल, तो एक फेस पे कितने डायगोनल, 2। तो इसी प्रकार 6 फेसेस पे कितने डायगोनल, 12। अब बताओ बॉडी का सेंटर, किसी भी चीज़ का कितने सेंटर, पूरी बॉडी का डायग्राम, पूरी बॉडी मतलब एक कमरे, कमरे का सेंटर पॉइंट तो एक होगा ना, जहाँ पर खड़े हो वही आपका सेंटर हो गया। तो किसी भी बॉडी के सेंटर में एक, ये मैंने गोल्डन की पॉइंट बेटा इसलिए लिख पाए ताकि मैं आगे जा कर के इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने की कोशिश करूँ, तो आपको बार बार बताने की मुझे ज़रूरत महसूस ना हो। ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ तक बोलिए टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8, फेस कितने होते हैं, 6, एज कितनी होती है, 12, बॉडी सेंटर कितना होता है, 1, फेस डायगोनल 12, बॉडी डायगोनल 4, और प्रत्येक कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका जो सफ़ियर टाइप से वो कितना पार्ट टच करता है, 1/8, और SCC में हमने टोटल कितने एटम निकाल दिए। अब हम बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट्स। अब सेंटर्ड यूनिट सेल की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि हम इसको नॉन परमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। परमिटिव में देखा कि उसमें पार्टिकल कहाँ पे थे, सिर्फ कॉर्नर के ऊपर। नॉन परमिटिव में क्या होगा, पार्टिकल कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ में अदर पोजीशन पे भी। अदर पोजीशन कौन सी, चाहे वो बॉडी सेंटर हो, चाहे वो आपका फेस हो या डायगोनल। तो जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ अदर पोजीशंस के ऊपर भी अवेलेबल हो, वो अदर पोजीशन क्या हो सकती है, चाहे वो फेस हो, चाहे वो एंड हो, चाहे वो बॉडी का सेंटर हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल। और अब हम डिस्कस करते हैं पहली टाइप्स। क्या है बेटा पहली टाइप्स, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं BCC। अब देखो, अगर BCC नॉन परमिटिव यूनिट सेल की टाइप है, तो नॉन परमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन बताया था, पार्टिकल कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, और अदर पोजीशन, वो अदर पोजीशन कौन सी होगी, वो उसकी टाइप्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या लिखा आपने, बॉडी, तो यहाँ पर जो अदर पोजीशन है वो क्या है, बॉडी का सेंटर। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि BCC के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, एट कॉर्नर और एट बॉडी सेंटर। अब देखिए
अब इसमें दिखाते हैं कि टोटल एटम्स कितने। तो देखिए मैंने इस प्रकार से आपके पास डायग्राम दिखा, ये आपके कॉर्नर और कॉर्नर का टचिंग पॉइंट मैंने पहले बता दिया 1/8, और जो ये ब्लू डॉट से सर्कल सफियर बना रखी है ये है बॉडी का सेंटर, ये बॉडी का सेंटर। अब बताइए मुझे कॉर्नर पे कितने एटम हैं? 8, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/8, राइट। चलिए अब आगे बात करता हूँ। अब मुझे बताइए जो बॉडी के सेंटर में होगा उसका कंट्रीब्यूशन। अब देखिए पूरी बॉडी तो क्लोज है ना, और उसके बीच में, तो अगर एग्जाम्पल है आप कमरे के अंदर एक बॉल ड्रॉप करो तो पूरी की पूरी बॉल कमरे के अंदर चली जाएगी ना, और पूरी आप कमरे के अंदर खड़े हो तो पूरे की पूरी चारों तरफ से आप रूम के अंदर ही तो कवर हो, और पूरी की पूरी है तो उसका पूरा सर पॉइंट टच ही है पूरे कमरे से, कोई किस साइड से कोई किस साइड से, मतलब अगर वो क्लोजली पैक्ड हो तो किसी न किसी पॉइंट से ज़रूर टच है। तो बॉडी के जो सेंटर में एक एटम है वो हर साइड से टचिंग है, तो उसका कंट्रीब्यूशन पार्ट कितना रहेगा? 1, क्योंकि एक रूम है वो पूरी तरह क्लोजली, और पूरी तरह क्लोजली तो हर तरफ से वो टच है। तो याद रखना बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन पार्ट कितना होता है? 1। और किसी भी बॉडी के सेंटर में कितना होता है? बॉडी का सेंटर पॉइंट जिसको आप बोलते हैं मध्य पॉइंट, एक ही तो होता है। आप निकाल लीजिए। अभी अभी आपने कहा कि आपने बीसीसी के अंदर एटम निकालने, बीसीसी के अंदर कहाँ कहाँ पे थे पार्टिकल्स? तो आपने कहा सर पार्टिकल कॉर्नर पे थे और प्लस बॉडी के सेंटर में। तो कॉर्नर कितने थे बेटा? 8, और प्रत्येक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। बॉडी का सेंटर 1 और सेंटर का टचिंग पॉइंट कितना होता है? 1। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो बीसीसी की क्या कैलकुलेशन आई? 2। तो बेटा जिस प्रकार हमने एससीसी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम बताए? 1, बीसीसी के अंदर 2। इसी प्रकार हम आगे की तरफ चलते हैं, सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप क्या है बेटा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके नाम से ही क्लियर है, सेंटर्ड यूनिट सेल किसका नाम था? नॉन परमिटिव। नॉन परमिटिव क्या बताया था? पार्टिकल कॉर्नर पे तो अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे, साथ में अदर पोजीशन। अब इसमें अदर पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा? फेस। क्या हो जाएगी बेटा? फेस। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी सेल होंगी? वही तो सेल होंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस पे भी हो। तो एफसीसी में पार्टिकल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट कॉर्नर और एट फेस सेंटर। अब देख लीजिए ये जो मैंने रेड सफ़ीर बना रखी है ये आपको क्या शो कर रही? कॉर्नर। और जो ब्लू डॉट दिखा रखी है वो फेस। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 2 डॉट मैंने एक साथ दिखा रही बेटा, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अब मुझे बताइए अगर मैं एक फेस ले, मेरी बात को सुनना बेटा, और उसकी फेस मतलब एक दीवार, एक साइड की दीवार, सिर्फ एक साइड, अब उसके ऊपर आप एक बॉल रख, तो आप देखोगे एक बॉल का हाफ पार्ट इधर होता है, और अगर बीच में दीवार के बीच में रखते हैं तो हाफ पार्ट इस साइड निकला हुआ होता है और हाफ पार्ट दूसरी। तो मुझे ये बताइए एक रूम की बात करूँ और बॉल रखूँ तो उस बॉल का कितना पार्ट उस रूम के अंदर की तरफ? सिर्फ हाफ ना। तो वही बात है, जब एटम कॉर्नर पे था तो उसका कंट्रीब्यूशन पार्ट कितना था? 1/8। अगर फेस पे कोई एटम तो उसका कंट्रीब्यूशन पार्ट हाफ ही तो क्रॉस हुआ है, उस वाल को हाफ पॉइंट ने तो क्रॉस किया है, बॉल को हाफ तो दूसरी तरफ चला गया। तो अब इसके अंदर एटम भी निकाल दीजिए। आपने कहा सिर्फ एफसीसी में जो एटम होते हैं वो कॉर्नर प्लस फेस पे होते हैं। तो मैंने कहा बेटा ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो मैंने फिर आपसे पूछा प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। फिर मैंने कहा बेटा फेस पे कितने एटम होते हैं? 6। और प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। फिर आपने कैलकुलेशन की और आपने निकाल लिया। बोले सर वैल्यू 4 आई, तो हमने कहा बेटा सही है। तो एफसीसी में कितने? 4, बीसीसी में कितने? 2, एससीसी में कितना किया? 1। ये वैल्यू भी याद रखनी, न्यूमेरिकल में
ये डायरेक्ट यूज करो। अब बेटा लास्ट टाइप पे डिस्कस कर लेता हूँ, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं सीसी, ईसीसी। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब सेंटर्ड यूनिट सेल है तो पार्टिकल कॉर्नर पे भी होंगे, और एंड से क्लियर है एंड पॉइंट पे। मान लीजिए आप कमरे के अंदर, अगर कमरे के अंदर दो वाल, एक कमरा है उसके अंदर दो दरवाजे, आपने एक डिसिप्लिन बना रखा है रूम के अंदर कि आप इस रूम से आना है और इस साइड से जाना है, वो आप इससे आओ या इससे निकलो या इससे आओ या इससे, तो ठीक है। आप एक साइड से एंट्री की, दूसरी साइड से निकल गए, या दूसरी साइड से एंट्री की, फर्स्ट साइड से निकल, तो आपकी अपोजिट फेस कितनी हो, तो जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे भी हो और अपोजिट फेस, मतलब जिस साइड से निकलो दूसरी साइड से चले जाओ, आपके सामने कौन सा। यदि आप कमरे में एक दीवार की तरफ खड़े हो तो जो आपके सामने हो अपोजिट, तो जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे और अपोजिट जो फेस है उसके प्रत्येक सेंटर पे, तो आप जहाँ पे खड़े हो उसके सामने तो एक ही होगा, तो अपोजिट कितने हुए, दो ही तो होते हैं। क्लियर बेटा, तो अपोजिट फेस कितने होते हैं, दो। क्लियर, तो एंड सेंटर्ड आर यूनिट सेल in which constituent particle at corner as well as at the center of any two opposite faces। तो इसी में कहाँ पे होता है पार्टिकल, एट कॉर्नर, एट एनी टू अपोजिट फेसेस, और प्रत्येक अपोजिट फेस, और अपोजिट फेस तो दो ही होते हैं। अब वो आपकी इच्छा है कि आप कौन कौन से दो अपोजिट फेस लें। कोई कहेगा सर मैं एक तो ऊपर वाला फेस लूँगा और एक नीचे वाला, अप एंड बॉटम। एक कहेगा सर मैं लेफ़्ट राइट वाला लूँ, बिल्कुल ले सकते हो। एक कहेगा सर बैक और फ्रंट लूँगा मैं, बिल्कुल ले सकते हो। तो मैंने तीनों कैटेगराइज कर रखे नीचे डायग्राम, तो मैंने इस प्रकार से बनाए। तो ये जो बेटा है जो आप देख रहे हो, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम। आप ये भी बना सकते हो। आप क्या करते हो, लेफ़्ट राइट, और आप क्या कर सकते हो, लेफ़्ट राइट, ये आपका अप, और सॉरी बेटा ये दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये आपका फ्रंट, ये आपका बैक, ये आपका लेफ़्ट, ये आपका राइट, ये आपका टॉप, और ये आपका बॉटम। क्योंकि बॉटम के ऊपर तो आप खड़े हो, तो वो एक जहाँ पर भी खड़े हो उसके अपोजिट दोनों पास हो। क्लियर, अब इसके मैंने एटम भी निकाला। अब मुझे ये बताइए, जिस प्रकार यहाँ पर अपोजिट फेस है, और कितने अपोजिट फेस थे, एक फेस के ऊपर एक, और बताया था फेस के ऊपर जब भी कोई एटम है तो उसका कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, 1/2। तो अब देख लीजिए, ईसीसी में कहा सर पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं और अपोजिट फेसेस, तो आपने कहा सर 8 कॉर्नर है, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो आपके पास 2 अपोजिट फेस थे और इस पे कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/2। तो ईसीसी में कितने एटम हो गए आपके, ईसीसी पूरे यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, 2। तो बेटा आपने याद रखना है कि हमने सारे टाइप्स को क्लियर कर लिया है। एससीसी के अंदर 1, बीसीसी के अंदर 2, एफसीसी के अंदर 4, और जो आपका ईसीसी उसके अंदर 2। तो स्टूडेंट्स आज की हमारा ये लेक्चर बहुत लंबा था। आज हमने एक टॉपिक्स को जिसका इमेजिनेशन पावर और विजुलाइज पावर अच्छा था वो इजीली समझ गए। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। हमारा एम यही होता है बेटा कि हम आपको एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और फीस अफोर्डेबल करने नहीं कर पाते उनका हमारा
ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करने का एम रहता है। तो मेरा यही लक्ष्य है, जो आपके आस पड़ोस में हैं गरीब बच्चे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, ताकि वो अच्छे से आपको और इस पूरे लेक्चर को समझने में हेल्प। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, कल मैं आपको इसका PDF होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा और आप घर पे रह कर के अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए, ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो हमारा होगा ऑन संडे या फिर मंडे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।